लगभग देश भर में हम देखते हैं कि आरक्षण की जब भी बात होती है तो एक तरीके से कुछ विरोधी पक्ष और कुछ उसके पक्ष में लोग जो खड़े होते हैं, हम देखते हैं ये देश भर में सिलसिला चलता है। नागपुर से हम देख रहे हैं कि एक संगठन है जो आरक्षण बचाओ महारैली कॉल कर रहा है, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा संगठन सामने आए हैं और देश के विभिन्न राज्यों से इस संगठन को सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र से। संगठन का जो नारा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, देश जोड़ो अभियान जो है, इसके अंतर्गत ये हो रहा है और ये महारैली कॉल की गई है। हम देख रहे हैं सर कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या रिजर्वेशन पे अलग अलग राज्य सरकारों की भूमिका रहती है, चाहे तमिलनाडु रहे, हरियाणा रहे या पश्चिम बंगाल रहे या महाराष्ट्र रहे, अभी महाराष्ट्र में तो इलेक्शन है। हम देखते हैं हमेशा ये मुद्दा जो रहता है ये दो शक्तियों के बीच में, दो धुराओं के बीच में, एक छोर से दूसरे छोर पे चले जाता है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो हमेशा से आज़ादी के बाद से रिजर्वेशन पॉलिसी का विरोध करते आई? देखिए, अगर आप भारत देश का इतिहास देखें तो पहले यहाँ पे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनकी सत्ताएं थी, और जो राजा थे उसके बाद में ये देश आज़ाद हुआ। सभी लोगों का सहयोग है इसमें किसी का नाम लेना या किसी का नाम नहीं लेना ये उचित नहीं रहेगा। सब लोगों ने इस देश को आज़ादी दी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में विशेषकर जो योगदान विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो रहा वो सराहनीय है। नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष बाबू, ये सब लोगों ने देश को आज़ादी प्राप्त करवाने में जो मेहनत मशक्क़त की, इसको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये देश आज़ाद होने के बाद में ये देश किस दिशा में काम करे, कौन सी नीति पे काम करे, ये नीति तय करने के लिए जब संविधान बनाने की बात आई तो पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम उभर कर आया, और वो है इस दुनिया के सबसे लाडले, सबसे सामाजिक विचारवंत डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का। और जब बाबा साहब ने तथागत के स्वातंत्र, समता, बंधुता के मूल तत्वों पे आधारित जो संविधान बनाया वो पूरे विश्व में सराहनीय है। और जो संविधान में खासकर बाबा साहब ने जो पूरे भारतवर्ष में करीबन 7,500 जो विभिन्न जातियां हैं, जिसमें 3,742 OBC जातियां, करीबन 2,500-3,000 SC की जातियां, उसके बाद में करीबन 1,200-1,500 ट्राइबल की जातियां पूरे देश में, और बाकी जो अल्पसंख्यक है, इन सबको प्रवर्ग में जोड़ने का काम, और जाति तोड़ो समाज जोड़ो देश जोड़ो, ये जो हमारा आज का नारा है, उसकी अगर शुरुआत किसी ने की है तो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की है। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के जो गुरु है वो है राष्ट्रपिता महात्मा फुले, उनके पहले गुरु है तथागत, और बाद में है संत कबीर। ये तीनों चारों की अगर रणनीति देखे तो ये पूरे स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय के ऊपर चलने वाली इनकी विचारधारा है। इसी दिशा में बाबा साहब ने इस देश का जब संविधान लिखा तो उन्होंने देखा कि इस देश में जो सबसे बड़ा तबका है वो है OBC का। जिस OBC कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूँ सर, वो OBC का तबका है, और जिस जाति को बिलोंग करता हूँ वो जाति है तेली समाज। बाबा साहब का परिवार तो अनटचेबल था, लेकिन बाबा साहब के परिवारजनों की जैसी हालत हमारे OBC और खासकर मेरे तेली समाज की थी। बाबा साहब का परिवार अनटचेबल था तो हम अनसीएबल थे, हमारी सूरत देखना भी लाजमी नहीं था। तो ये सब, यानी ये वर्ण व्यवस्था का ये था। मैं आपका एक ध्यान सर इस तरफ आकर्षित करता हूँ कि आपने बाबा साहब की बात की, कबीर की बात की। बाबा साहब का एक फेवरेट कोटेशन है कि आपने घर की दीवारों पर आपको शासन करती जमात बनना है ऐसा लिख के आइए, और रिमाइंडर रखिए कि आपको इस देश के यानी मेन स्ट्रीम में, की पोस्ट में, डिसीजन मेकिंग में जाना है। पर आपको लगता है कि ये जो 3 सेगमेंट है, एक सामाजिक मूवमेंट होती है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है और एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसमें 3 जो हम लोग जो अलग अलग धुरा में बढ़ गए हैं, तो जो मेन हमारे उपाय और योजना जो आती है राजनीतिक मूवमेंट से, जिसको पॉलिटिकल फ्रंट बोलता है या राजनीतिक पक्ष बोलते हैं, तो इस पे आपका जो कृति समिति है, इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये जो हमने आरक्षण बचाओ कृति समिति बनाई है, जिसमें करीबन 35-40 संगठन है। एक संगठन हमारा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और OBC जनमोर्चा भी है, जिसको मैं बिलोंग करता हूँ। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि पूरे इस देश की जाति व्यवस्था को बाबा साहब ने बड़े बखूबी अंदाज से 3 प्रवर्गों में उसको डिवाइड किया। पहला प्रवर्ग है OBC।
हम मानते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के अगर सही जन्मदाता और कई अगर कोई फादर है तो वो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। एससी एसटी ओबीसी ये 3 प्रवर्ग को जब उन्होंने इस देश की धरोहर माना तो 340वां कलम ओबीसी के लिए, 341वां एससी के लिए और 342 ट्राइबल के लिए दिया। बाद में जो अन्य मागास वर्ग है या अन्य जो धर्म अल्पसंख्यक है उनके लिए भी प्रिविलेजेस दिए। और जब इस देश को संविधान बनने के बाद में बाबा साहब ने ये कहा था कि मैंने ये एक अच्छा संविधान दिया है, लेकिन अगर उसकी अमल बजावनी करने वाले अगर सही नहीं होंगे तो ये संविधान गलत भी साबित हो सकता है। और जिस आशंका को बाबा साहब ने व्यक्त किया था उसी आशंका का हम नज़ारा पिछले 75-78 सालों में देख रहे हैं। अब अगले साल संविधान बनने के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, आज़ादी को 78 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन बाबा साहब का जो डर था वो सही साबित हो रहा है। जो सवाल आपने किया कि सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जाओ और अपने दीवारों पे ये लिखो कि हमें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है। साथ में बाबा साहब ने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द ओनली की विथ विच यू कैन ओपन ऑल द ट्रेजर्स। सभी जो भी खजाने हैं उसकी चाबी जो है वो राजकीय सत्ता है। लेकिन हमने देखा कि ओबीसी नाम के लिए सत्ता में है, 52% ओबीसी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। बाबा साहब ने 13.5% जो हमारा शेड्यूल कास्ट है उनको प्रतिनिधित्व दिया, 7.5% ट्राइबल को प्रतिनिधित्व दिया। आज देखा जाए तो उनकी संख्या बड़ी है। मेरे ख्याल से करीबन शेड्यूल कास्ट ये अभी 15-16% के दरमियान या 17% के दरमियान आ गया है। ट्राइबल भी करीबन 9-9.5% के दरमियान आ गया है। ओबीसी की अगर हम जनगणना करें बिहार में जैसे हुई है तो वहाँ पे 62 से 65 प्रमाण आंकड़े आ गए हैं। तो ये जो है ये रिफ्लेक्शन पूरे देश में है। तो इतना अगर तबका है और बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व तो कहा है, बाबा साहब ने आरक्षण नहीं कहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहा है। रिप्रेजेंटेशन मतलब चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे फिर वो शिक्षा हो, चाहे फिर वो प्रमोशन हो, या चाहे फिर वो सरकार बनाना हो या प्रशासन हो या न्याय व्यवस्था, इसमें हमारा सबका बराबरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो फिलहाल में 1 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है वो ये देश किस गलत दिशा में जा रहा उसका रिफ्लेक्शन उस निर्णय में आता है। जो सरकार काम करने में थोड़ा सा रिजर्व रखती है वो काम बहुत सारे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किए। एक सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र देख रहे हैं बिल्कुल ये षड्यंत्र है। एससी एसटी का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं बनता कि पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर है वो स्टेट को हैंडओवर करे, चाहे फिर वो आप सब कैटेगराइजेशन हो, चाहे क्रीमी लेयर लगाना हो, या 1 जनरेशन के सीमा तक ही वो आरक्षण देना हो, इसमें कतई स्टेट का पावर काम नहीं करता। वही सिलसिला जो रोहिणी आयोग है उसके माध्यम से ओबीसी पे ही लागू पड़ता है। ओबीसी का भी सब कैटेगराइजेशन इन्होंने बनाया है। मतलब आपस में इनको लड़ाओ, इनको सत्ता के आसपास भी नहीं आने दो। और हम ये गलती से कहते हैं कि भी इसमें आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन सिर्फ बीजेपी मतलब ही आरएसएस नहीं है। बहुत सारी कांग्रेस की जो मंडली है वो भी आरएसएस के। देश के जो भी राजनीतिक पक्ष है जब वो किसी वंचितों का हक मारते हैं तो लोग एक समूह का निर्माण करते हैं। और ये दुनिया का एक इतिहास रहा है कि जब भी किसी तबके पे, विशिष्ट तबके पे अगर से कॉम्प्रेस किया जाए तो वो रिबेल करता है और अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट होता है। ये उसी की पहल है। हम देखते हैं सर पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने हक और अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से। आप जिस तरीके से एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं, यानी लोग कॉन्फ्रेंसेस गठन कर रहे हैं, लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन को कि एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का जो थ्रेट है उससे बचने के लिए लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो व्यवस्था है बाइपोलर सिस्टम देश में, कांग्रेस जाती है बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, तो इसका अल्टरनेटिव कोई थर्ड फ्रंट महाराष्ट्र में तो भी इनिशिएटिव होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? मेरी ये राय है, गए 60 सालों में यही हो रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। मगर ये सभी जो मंडली है
ये आरक्षण विरोधक है। इन्होंने सदियों से 2500 सालों से इस देश का जो बहुजन समाज है इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते हुए मनुस्मृति के माध्यम से एक वो आरक्षण की नीति और सिस्टम ही थी। वो मनुस्मृति के माध्यम से हमारे बहुजन समाज का जो आरक्षण है इन्होंने पूरा छीन लिया आप था। क्या उपाय देखते हैं? हाँ। ये तो एक षड्यंत्र क्या ऊपर इशारा कर रहे हैं आप, इसका उपाय क्या सोचते हैं आप? इसके ऊपर उपाय ये है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे लोगों को आरक्षण दिया है, हमारी यही मांग है आरक्षण सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम में ही नहीं, इन्होंने जो षड्यंत्र रचकर सरकारी जो उद्योग है, संस्था है इसका निजीकरण किए। ये निजीकरण किए हुए संस्थाओं में भी आरक्षण लागू होने को होना, इसलिए हमारी जो ये आरक्षण बचाव जो मुहिम है, हमारी जो यात्रा है, महामोर्चा है, क्या प्रारूप रहेगा इसका मोर्चे का? हाँ, मोर्चे का प्रारूप ये है, हम नागपुर से निकलकर मंत्रालय के ऊपर ये करने वाले हैं। कम शब्दों में बताइए। हाँ, तो इसमें हमारी यही मांग रहेगी कि हमारा जो आरक्षण है, आरक्षण के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र नहीं करने को ना, हमारा आरक्षण गवर्नमेंट के साथ साथ ये शासकीय निम्न शासकीय संस्थाएं इसमें भी होने को होना। बहुत सारे 1 अगस्त का जो वर्गीकरण किए हैं इन्होंने SC ST के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ भी हमारा एक संघर्ष है। और ये संघर्ष सिर्फ एक कोई संस्था का नहीं है, ये सभी का है, सभी का है। लगभग 40 से ज्यादा संगठन नागपुर से एक तरीके से कटिबद्ध हो रहे हैं और अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। हम देखते हैं और हमारे साथ प्रबुद्ध जन है जो देश में विविध मुद्दों पे काम करते हैं। हम देखते हैं सर, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस OBC हो गया है, जिस तरीके से देखते हैं 2 कम्युनिटी आपस में आ जाती है आमने सामने, लेकिन जो शेड्यूल्स बने हैं, चाहे SC हो, ST हो या OBC प्रवर्ग जो बने हैं, ये एक तरीके से एक धुरा की बात करते हैं, एक तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं। तो आपका जो ये पूरा पटल है और ये जो आपका पूरा संगठन है SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी में किस तरीके से मैत्री भाव निर्माण हो, इस पर कुछ काम करेगा आपका संगठन? पूरा ढांचा ही अपन देखते हैं तो ये ब्राह्मणी व्यवस्था है। हजारों साल से यहाँ का OBC SC ST ये वर्ण में बांटा हुआ था, तो चातुर्वर्ण अपन कहते हैं। एक वर्ण दूसरे इसमें जाता नहीं, दूसरा वर्ण दूसरे इसमें जाता नहीं, रोटी बेटी व्यवहार होता नहीं है। तो हजारों साल से जो आरक्षण का फ़ायदा लिया है वो है ब्राह्मण, और ये जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले हैं ब्राह्मण, धर्म निर्माण करने वाले हैं ब्राह्मण, ईश्वर निर्माण करने वाले ब्राह्मण। और ये सारे को पूरा जो वर्ग है जो बोलते हैं शूद्र या अतिशूद्र, ये शूद्र अतिशूद्र ईश्वर देवता अध्यात्म आत्मा इसमें उन्होंने उलझा के रखा। इसलिए जब भी कोई उनकी न्यायिक अधिकार की बात आती है या जब मंडल आयोग लागू होने की बात आती है तो OBC को ये कहा जाता है कि हमारा राम का मंदिर वहाँ तोड़ के बाबरी मस्जिद बांधा है। आप सर क्या निवारण देखते हैं? जैसा ये समस्या हो गई, ये हजारों सालों से समस्या है, लोग वंचित हैं, तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कि आपका यानी क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो ये है, बाबा साहब ने कहा था कि इस जड़ से, इस देश की जड़ से अगर ब्राह्मणवाद और भांडवलशाही अगर ख़त्म कर दे तो यहाँ का बहुजन सुखी हो सकता है। तो यहाँ का जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो बटा हुआ समाज है, ये बटा हुआ समाज जिसको बोलते हैं अपन आरक्षण भोगी, आरक्षणवादी, या आरक्षणवादी समाज में OBC SC ST आते हैं और उसमें माइनॉरिटीज़ भी अपन जोड़ दे तो ये सारा समूह 85% होता है। अगर ये सारा 85% समूह अगर एकजुट हो जाए तो इस देश के हालात बदल सकते हैं, वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो सामाजिक हो। लेकिन इसमें ये डिवीजन अभी तक जो RSS ने उनका गोलकर गुरुजी हो या अन्य RSS के हो, उन्होंने डिवीजन रूल जो अपनाया है, समाज में फूट डालो राज करो, और उनका ये जो मंत्र है वो उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन हमारे लोग नहीं सोचते हैं कि हम जातियाँ जो हैं 7,500 जातियाँ देश में मजाक नहीं है। तो हर एक जाति को लगता है कि मेरी जात उसके ऊपर है, इसलिए एकजुट नहीं हो रहे। और अभी तक जो
SC ST के नेता हो गए, चाहे अपन रिपब्लिकन के बोलो या और इतर जो समाज के है, कम्युनिस्ट के हो, इन्होंने कभी भी जातिवाद को या जाति समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। बाबा साहब का सपना ही था जातिविहीन समाज रचना होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। जो रिपब्लिकन पक्ष था उसके 15, 20, 50 तक टुकड़े हो गए। एक भी नेता तुम्हारा नेता बनने लायक अभी बचा नहीं है। और ऐसे हालात में अगर आपको आगे बढ़ना है, हालात इतने म्हणजे भयानक हो रहे हैं कि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आपस में मिले हुए हैं। हाँ, तो पहले तो हमको इन लोगों को तोड़ना चाहिए, ना बीजेपी ना कांग्रेस। इसलिए हमारा संगठन ऐसा मजबूत हो जो पॉलिटिकल पावर हस्तगत करे। और पॉलिटिकल पावर हस्तगत करने के लिए हमारी जो संगठन है, चाहे कामगार हो, कर्मचारी हो, सामाजिक हो, ये सारे संगठन अगर एकजुट हो जाए तो हम पॉलिटिकली स्टैंड हो सकते हैं। नेता की बात जो है, तो नेता की बात तो अभी जो पुराने नेता हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी हट वही रहेगी, क्योंकि जिनके ऊपर हमने विश्वास किया है उन्होंने ही विश्वासघात किया है। तो नया नेतृत्व हमको खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो सामूहिक हो। जब तक हम अपना नेतृत्व सामूहिक खड़े करेंगे और हमारे प्रतिनिधि चुनकर नहीं लाएंगे, हम सत्ता पे चाबी अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, तब तक तुम्हारा आर्थिक सामाजिक कल्याण हो नहीं सकता। ये जो महारैली निकल रही है नागपुर से, नागपुर से निकल के बम्बई तक जा रही है। इस रैली में करीबन 30 से 35 संगठन जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा आरक्षण बचाओ महारैली के रूप में मुंबई तक मार्च करेगा। मार्च करते समय जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ हम समाज में प्रबोधन करेंगे कि आरक्षण का मेन उद्देश्य क्या था, बाबा साहब का मेन उद्देश्य आरक्षण जो लाभार्थी है उनके लिए क्या था, और आज तक 60-70 साल में बाकी जो शासन करते इन्होंने इनका पूरा आरक्षण क्यों नहीं दिया अभी तक। इसका हम प्रबोधन करते हुए समाज को जागरूक करते हुए ये महारैली मार्च करेंगे। ही जी आरक्षण बचाव रॅली महारॅली नागपूरमधून निघत आहे संविधान चौकातून, ही म्हणजे लोकांना एकत्रित करून, कारण आता आमच्याजवळ एकही नेता शिल्लक राहिलेला नाही। सर्व नेते आपापल्या पद्धतीने आपापल्या चुलीत स्थापून आपलं दुकानदारी तयार करत आहे। आणि मागच्या वेळेस कांशीरामजींनी सांगितल्याप्रमाणे जे 2 संघटन आहेत मुख्य संघटन, तर एक सापनाथ आहे आणि एक नागनाथ आहे। तर या सापनाथ आणि नागनाथाच्याही मागे जाण्यामध्ये काही अर्थ नाही। त्यामुळे ही जी महाबचाव रॅली आरक्षण बचाव महारॅली जी नागपुरातून निघून राहिली, याला पूर्णपणे समर्थन देऊन त्याचा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करून हा प्रचार पूर्ण भारतभर पसरवून एक नवीन संघटन तयार करून जे या संघटनाच्या माध्यमातून जे लोक निवडल्या जातील ते आमचा आवाज इथे बुलंद करतील अशी माझी पूर्णपणे संकल्पना आहे। आणि त्यामुळे ही रैली निश्चितच यशस्वी होईल। चाहे अन्नाभाऊ साठे हो या फिर महात्मा कबीर हो या फिर बाबा साहब आम्बेडकर हो, इनके विचार पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। इनकी ये इनिशिएटिव थी, छोटे छोटे आंदोलन थे, पूरे दुनिया में मास कन्वर्जन में कन्वर्ट हो गए। चाहे वो मार्क्सिज्म बाहर से आया भारत में हो या यहाँ से गया हुआ अन्नाभाऊ साठे का ग्रंथ उधर हो, ये जो प्रोसेस है ये निरंतर हजारों सालों से चलती है। जो एक शासित वर्ग होता है वो शोषित का दमन करता है। जब शोषित खड़ा होता है तो पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाते हैं और एक नई संकल्पना और नई जीवन और नव युग में प्रवेश करते हैं।